Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss Nuclear Quadrupole Resonance Spectroscopy Lecture 2. And today's topic is Effect of a Magnetic Field on the Spectra. देखो जो हमारा लेक्चर 1 था NQR का, उसमें हमने क्या स्टडी किया था? उसमें हमने स्टडी किया था कि एनक्यूआर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, एनक्यूआर में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा. सो in general, the applied magnetic field will shift the energy of a non-degenerate quadrupole level and split a doubly degenerate levels. अब देखिए मैं आपको एक जो कल हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया था उसको ही एक बार रिवाइज करते हैं. वो टॉपिक क्या था? उसमें हमने ये देखा था कि जो एनक्यूआर स्पेक्ट्रा एक्सियली सिमेट्री है उसके अंदर दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी सेम थी. जैसे प्लस हाफ और माइनस हाफ की एनर्जी सेम थी तो ये डबली डीजनरेट था. ऐसे प्लस 3/2 और माइनस 3/2 की एनर्जी क्या थी? सेम थी. एनर्जी सेम होने की वजह से क्या था? ये डबली डीजनरेट था. बट अगर आपने फील्ड अप्लाई कर दिया है, क्या कर दिया है? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये दोनों एनर्जी लेवल्स डिफरेंट लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे. कैसे स्प्लिट हो जाएंगे? दोनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी. ओके, ऐसे यहाँ पर भी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपको अब 1 2 3 4 लेवल्स मिलेंगे और 4 लेवल्स में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस मिलेंगी. ठीक है, तो ये इफेक्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का. सो इन जनरल द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विल शिफ्ट द एनर्जी ऑफ ए नॉन डिजेनरेट क्वाड्रुपोल लेवल एंड स्प्लिट ए डबली डिजेनरेट लेवल्स हो जाएगा. अब हमने कंसिडर किया फॉर ए न्यूक्लियस विद स्पिन I इक्वल्स टू 1 ए क्वाड्रुपोल स्पेक्ट्रम विद 2 लाइन्स कैन बी ऑब्टेन. हमने देखा था कि जब I की वैल्यू 1 होती है तो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई के अंदर 2 लाइन्स अराइज करती हैं. 2 लाइन्स कब अराइज करेंगी भाई? जब एसिमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो होगी. और फॉर ए न्यूक्लियाई विद eta इक्वल्स टू 0 लोकेटेड इन 2 नॉन इक्विवेलेंट लैटिस साइड्स. हमने देखा कि जब I की वैल्यू 1 है तो 2 डिफरेंट लेवल्स होंगे. जब eta की वैल्यू नॉन जीरो होगी और दोनों के दोनों नॉन इक्विवेलेंट होंगे, लैटिस साइड्स पे एग्जिस्ट करेंगे. इन द फॉर्मर केस कौन सा? जब ईटा की वैल्यू क्या थी? 0. तो लाइंस कितनी होंगी? 2 लाइंस होंगी. इन द फॉर्मर केस व्हेन ईटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 2 लाइंस वुड अगेन बी ऑब्जर्व्ड बट विद डिफरेंस एनर्जीज गिव्ड but the different energies than those obtained in the absence of field. अब हमने ये देखा कि जब एसिमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू नॉन जीरो है उस कंडीशन में भी 2 ही लाइन आपको मिलेंगी बट उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी, जो कि उनके एब्सेंस जब फील्ड नहीं था तब जो एनर्जी थी उससे अब एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी. बट इन द लेटर केस क्या है? जब ईटा की वैल्यू क्या है? 0. उस कंडीशन में क्या होगा? ईच डबली डिजेनरेट लेवल्स अगेन स्प्लिट गिविंग ए स्पेक्ट्रम विद 4 लाइन्स. जब ईटा की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे क्या होगा? डबली डिजेनरेट लेवल दोबारा से स्प्लिट होंगे. स्प्लिट होने के बाद आपको 4 लाइन्स यहाँ पर मिलेंगी. एग्जाम्पल देखिए, एज अर्लियर मेंशन्ड द लेवल्स E प्लस माइनस हाफ, E प्लस माइनस 3/2 डबली डिजेनरेट थे I इक्वल्स टू 3/2 के लिए. इसके लिए आप लोग लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा. हमने ये देखा था कि जब एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसकी स्पिन 3/2 है उसको नॉन सिमेट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर 2 एनर्जी लेवल्स आए थे. एक एनर्जी लेवल आपका E प्लस माइनस हाफ था और सेकेंड एनर्जी लेवल आपका E प्लस माइनस 3/2 था. दोनों के दोनों एनर्जी लेवल्स डबली डिजेनरेट थे. ओके, एज ए रिजल्ट EQQ एंड ईटा कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्टली. This degeneracy is removed by a magnetic field with 4 different levels. अब हमने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन लेवल्स को पुट किया तो अब इन दोनों लेवल्स की एनर्जी जो सेम थी वो
डिजेनरेसी जो थी वो डिस्टर्ब होगी, डिजेनरेसी डिस्टर्ब होगी तो 4 ट्रांजिशंस आपको मिलेंगी। 4 ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होगी, +½ से +3/2, +½ से -3/2, -½ से +3/2, -½ से -3/2, डिपेंड करेगा डेल्टा एम की वैल्यू 1। ये होता है सिलेक्शन रूल। और जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा भाई किसका फंक्शन होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट और ईटा का फंक्शन रहेगा। तो सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जो एनर्जी लेवल्स बिल्कुल आइडेंटिकल एनर्जी के थे, यानी कि जिसको हमने बोला था कि वो जिसकी एनर्जी सेम है, डिजेनरेट है, कब, जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया था, फील्ड क्या था 0। लेकिन जब आपका फील्ड नॉन जीरो है, आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया है, उस कंडीशन में दोनों लेवल्स तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होंगे, ये भी 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगी, 1 and 2, अगेन 1 and 2। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनेंगे। डेल्टा एम की वैल्यू डिपेंड करेगी सिलेक्शन रूल के ऊपर, और सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा एम इक्वल्स टू +-1। Now the next topic is relationship between the electric field gradient Q and molecular structure. What is the relationship between electric field gradient Q and molecular structure? दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक इक्वेशंस को देखेंगे। इक्वेशन क्या है, EQQ इक्वल्स टू 1 - s + d - I इंटू 1 - s - d EQ। ओके, तो यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल Q क्या है, EQ क्या था अपना क्वाड्रुपोल मोमेंट था, और Q क्या था फील्ड ग्रेडियंट। ओके, सो EQQ क्या हो जाएगा, क्वाड्रुपोल कपलिंग कांस्टेंट एट ऑक्यूपेंसी ऑफ द p ऑर्बिटल। S क्या है, फ्रैक्शन ऑफ S कैरेक्टर, S क्या होगा, S कैरेक्टर कितना है, D क्या होगा, अमाउंट ऑफ D कैरेक्टर, I क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ओके, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वाड्रुपोल कपलिंग कांस्टेंट होता है वो किस तरीके से रिलेटेड होता है वो सब हमने देखा। यहाँ पर हमने देखा कि एस कैरेक्टर भी आता है, डी कैरेक्टर भी आता है, और आयनिक कैरेक्टर भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर पाई बॉन्डिंग आ जाए, क्या आ जाए, पाई बॉन्डिंग, उस टाइम पर आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, EQQ इक्वल्स टू 1 - s + d - I - पाई इंटू EQ एट, इसका मतलब होगा कपलिंग कांस्टेंट। ओके, पाई यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, एक नया फैक्टर। इस पाई का क्या काम होगा, पाई को क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग होगी। ओके, अब देखो हमें तो ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे समझेंगे, देखते हैं। एज द अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ EQQ डिक्रीजेस। क्योंकि हमने इक्वेशन में देखा कि EQQ जो है ये आयनिक कैरेक्टर के साथ माइनस साइन है ना, माइनस साइन मीन्स कम हो रहा है। अगर आप आयनिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हो तो EQQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द p ऑर्बिटल विद एन s ऑर्बिटल ऑल्सो डिक्रीज द EQQ वैल्यू। जैसे कि p ऑर्बिटल जो था, p ऑर्बिटल के लिए तो हमने बात की थी, p ऑर्बिटल की s के साथ हाइब्रिडाइजेशन होती है तो s भी माइनस साइन के साथ है, तो s हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से EQQ की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ द s ऑर्बिटल विद द p ऑर्बिटल डिक्रीज द फील्ड ग्रेडियंट। अगेन मिक्सिंग होगी तो भी फील्ड ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा भाई एस की मिक्सिंग से, क्योंकि एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल सिमेट्रिक, और स्फेरिकल सिमेट्रिक होने की वजह से फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो देखिए इसका मतलब इसमें डी कैरेक्टर बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, डी तो साइन पॉजिटिव है तो डी के बढ़ने से क्या होगा, EQ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट
और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है।